नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो नई श्रृंखला है, इस श्रृंखला में हम कोशिश करेंगे कि जो एनसीईआरटी के संबंधित जो जो सब्जेक्ट हैं, उनके मूल पुस्तक से जहाँ-जहाँ से सवाल पूछी जाती है, जो जो मेन मेन पॉइंट हैं, हम उसको लेते हुए चलेंगे। ठीक है? तो आज इसी इसी क्रम में आज का पहला कक्षा 6 का जियोग्राफी यानी कि भूगोल का ये पुस्तक है, जिसका पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो आप ऊपर देख रहे होंगे कि ये जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर हमारे अ, ग्रह आदि की स्थिति बताता है, जिसके केंद्र में सूर्य होते हैं और उसके संबंधित ग्रह, उनके संबंधित ग्रह आपस में अवस्थित होते हैं। तो इसी क्रम में आज थोड़ा हम आगे चलते हैं, तो जानेंगे कि इसके इस चैप्टर के मेन मेन पॉइंट कौन कौन से हैं। तो जैसे पूर्णिमा और चंद्रमा के पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में पता ही है सबको, जो कि कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष का जो समय होता है, ठीक है, वही कृष्ण पक्ष के 15वें दिन का अमावस्या और शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पूर्णिमा, ये महीने में एक बार आती है अमावस्या और पूर्णिमा। तो इसका एक पॉइंट यहाँ पे है कि सूर्य खगोल पिंड क्या है। तो कहता है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उसको खगोल पिंड कहते हैं। कुछ खगोल पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो हम समझ गए कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो खगोलीय पिंड का कहा गया है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, जिनमें जो चमकते हैं आसमान में, उनको खगोलीय पिंड कहा जाता है। और फिर कहा गया है कि कुछ खगोलीय पिंड आकार वाले, बड़े आकार वाले होते हैं, गर्म होते हैं। और ये जो गर्म होते हैं, ये बहुत सारे गैसों से बने होते हैं। उनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और इन्हीं खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, जिसमें सूर्य भी हमारा एक क्या है? तारा है। अब यहाँ पे है कि रात्रि में आसमान, ये देख रहे होंगे आप, जो ब्लू, पीले पीले रंग से जो हाईलाइट किया गया है, हम लोग उसी को लेते हुए चलेंगे, तो आप भी पढ़ सकते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। और ये जो रात्रि के समय जो दिखती है, ठीक है, जो समूह दिखती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, जिसमें अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक क्या है? नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। और ये क्यों आसानी से पहचान में आ जाता है, अर्सा मेजर या बिग बियर? तो कहते हैं कि इसी को सप्तऋषि कहते हैं। तो कहते हैं कि ये 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर का भाग है, जो कि ये 7 तारों का समूह रहता है। अब यहाँ पे बगल में फिगर है, फिगर में अगर आप गौर कर पा रहे होंगे, तो ये इस तरीके के ये बने हुए रहते हैं, ऐसे ये बने बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि परिवार में फिर देखते हैं आगे। हाँ, तो फिर ये क्या है कि ये जो जिसको हम लोग सप्तऋषि कहते हैं, उस सप्तऋषि के जब नीचे वाले 2 तारे होते हैं, जब उसको उसके हम सीधे लकीर में जब हम देखेंगे, तो हमको ऊपर जाके दिखेगा एक क्या? ध्रुव तारा दिखेगा। अब ये ध्रुव तारा होता क्या है, ये हम पहले जान लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में क्या होता है? अवस्थित होता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है, इसलिए इसको ध्रुव कहा गया है। ध्रुव मतलब क्या होता है? स्थिर। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे मैंने फिगर में आपको बताया था कि ये दोनों तारले के जब पैरेलल में हम देखेंगे ऊपर, तो हमको ये ध्रुव तारा दिखेगा।
ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये हम लोग सप्तऋषि तारे तारे के सहायता से हम उसको आसानी से देख पाते हैं और ये स्थिर रहता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब ग्रह किसको कहता है, कहा जाता है, तो कहा गया है कि भाई कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं उसमें अपने प्रकाश नहीं होते हैं। अब हम लोग अभी जस्ट कुछ देर पहले ही पढ़े हैं कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो वह आसमान में वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड है। तो चमकती हैं तो क्या उन सभी के पास अपना प्रकाश होगा? तो हम जानते हैं कि सूर्य के अलावा जैसे चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, इनके पास अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वही बात कहा गया है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं और वही तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वही तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिसमें एक तारा हमारा क्या है, सूर्य भी है। तो ऐसे पिंड को ही क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रह वही हुआ जिस जिस पिंड के पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में इनके पास अपना कोई क्या है, अपनी कोई अपना अपना कोई ऊष्मा या प्रकाश नहीं है, परंतु ये दूर से देखने पे सूर्य के ऊष्मा प्रकाश से ये प्रकाशित होती है, जिस कारण से ये चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब ये कुछ रोचक तथ्य है, इसको हम जान लेते हैं। कहता है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। छल्ले की जो आकृति होती है, देखो सामान्यतया ग्रह ऐसे होते हैं, परंतु ये जो इस तरीके से ये जो घुमा हुआ रहता है, इसको हम छल्ले बोलते हैं। ठीक है, ये कि चारों तरफ ये लगा रहता है। तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। तो छल्ले क्या हैं, तो ये पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की पृथ्वी को छल्लों को शक्तिशाली दूरबीनों की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक ना, चलिए। अब ये जो फिगर है, इस फिगर में कुछ बातें हैं जो हम लोग चाहते हैं कि आप जानें। तो ये लीजिए, जैसा हम लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि हम्म, सूर्य है यहाँ पे, ठीक है, और उसके जस्ट नजदीक बुध है। उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो जो भी छल्ले वाले ग्रह हम अभी बताए हैं, वो छल्ले वाले ग्रह क्षुद्र ग्रह के बाहरी परत। ये जो चार ग्रह होते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्षुद्र ग्रह के बाद वाले, ये इसको बाहरी भाग हम लोग कर सकते हैं, बाहरी भाग में अवस्थित होते हैं। ठीक ना, और इनको एक चीज और भी हम देख सकते हैं कि ये जो है साइज की अगर माने, तो आकार में ये क्रमशः बड़े होते हैं। जैसे एक नंबर ये हो गया, ठीक है, आकार में दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, है ना। पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है और आठवां बुध हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको जान सकते हैं। तो ये जितने भी छल्ले वाले ग्रह हैं वह बाहरी ग्रह हैं। ये जो चार हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इनको बाहर कहा गया क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह अ, के बाद अवस्थित हैं। और जो भी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, इसको भीतरी ग्रह बोलते हैं, यानी कि ये क्षुद्र ग्रह के बाद होते हैं। कभी सवाल इसे बन सकता है कि क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रह के बीच में होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह अवस्थित होते हैं। ठीक ना, चलिए। और
साइज के हिसाब से भी देख लिए कि पहला बड़ा बृहस्पति है, दूसरा शनि है, तीसरा यूरेनस है, चौथा नेपच्यून है, पांचवा जो हमारा पृथ्वी है, छठा शुक्र है, सातवां मंगल है, आठवां बुध है, और बुध जो है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ पे और दिख रहा होगा कि दूरी 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक है, 10 लाख किलोमीटर होता है। ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ जरूरी बातें हैं कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 28 दिन, और अपने अक्ष पर घूमना 59 दिन। और देखिए इसमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि जो ग्रह होती हैं उनकी उनका जो घूर्णन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो वह स्वयं अपनी अपनी अक्ष पे घूमते रहते हैं, ठीक है, और एक सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर जब वह घूमते हैं तो उसको परिक्रमण बोलते हैं, और अपने अक्ष पर घूमने को उसको घूर्णन कहते हैं। तो बुध जो है वो 88 दिन में सूर्य के चारों ओर घूम लेता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन वह 59 डेज में करता है, यानी कि 59 दिन में। वैसे ही शुक्र का है, सूर्य चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिनों में करता है। ठीक ना। हम्म। पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर पर परिक्रमण 365 दिन में करता है, इसीलिए 365 दिन का हम लोग का साल होता है। ठीक है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है। ठीक है, इसलिए दिन और रात होती है। चंद्रमा की पृथ्वी पर चंद्रमा की जो संख्या है वो एक ही है, मतलब उपग्रह कह सकते हैं, पृथ्वी का उपग्रह एक चंद्रमा ही है। सूर्य मंगल जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 687 दिन का समय लगाता है, और अपने अक्ष पर ये भी 1 दिन में घूम लेता है। ठीक है, और इस मंगल की जो चंद्रमा की संख्या है वह 2 है। अब बृहस्पति का देख लें, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल में करता है ये। ठीक है, और 11 महीने लगभग 11 11 साल 11 महीने लगभग, मतलब 12 साल में करता है। ठीक है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में ही कर लेता है। और इनके पास बृहस्पति के पास जो उपग्रह है वह लगभग 53 है, 53 उपग्रह इसके पास है। शनि का देख लेते हैं। शनि जो है, क्योंकि सूर्य से उसकी दूरी अधिक है, इस कारण से शनि का जो सूर्य को परिक्रमण करने में 29 साल 5 महीने का समय लगता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। और इसके पास भी उपग्रह जो हैं वह लगभग 53 उपग्रह हैं। यूरेनस का देख लेते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 84 दिन का समय लगाता है, 84 साल का समय लगाता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 84 साल लगाता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटा और 14 मिनट लगाता है। और इसके पास जो उपग्रह है वह 27 उपग्रह हैं। नेपच्यून जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 दिन में करता है, 164 साल में करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में करता है। और चंद्रमा की संख्या इसके पास क्या है, 13 है। तो मतलब उपग्रह की संख्या 13 है। तो जितने भी देखिएगा, खास करके ज़्यादा उपग्रह जो हैं वह बृहस्पति और शनि के पास हैं। सूर्य से बहुत दूर हैं आंतरिक ग्रह जो हैं सूर्य के बहुत नज़दीक है, जैसे मैंने चार का बोला आपको, चार ग्रह बताया। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चार उपग्रह हैं। ये आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी नज़दीक हैं। और बाह्य ग्रह जो हैं सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह जो होते हैं वो गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह के बाद होते हैं। और आंतरिक ग्रह जो होते हैं ये चट्टानों से बने होते हैं क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह से पहले होते हैं, सूर्य के नज़दीक होते हैं। तो इन दोनों का जो डिवाइड करता है वो बीच की पट्टी जो है क्षुद्र ग्रह की पट्टी, वही डिवाइड करता है। क्षुद्र ग्रह के जो क्षुद्र ग्रह से जो सूर्य की तरफ हैं वो आंतरिक ग्रह हैं, और क्षुद्र ग्रह से जो दूसरी तरफ हैं वह बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब इसमें क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। एक हम्म, कहा गया कि क्या आप जानते हैं, देखिए देखिए मित्रों, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है।
और मैं इसको काफ़ी शॉर्ट में आप लोग के लिए बना के लाया हूँ, इसलिए कोशिश करिएगा कि इन सारे वीडियो को देखिएगा। तो क्या आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है? सोल किसको कहा जाता है? सूर्य देवता को कहा जाता है। और सौर्य शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, सोलर सिस्टम। सौर्य शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, ये कार्य दिया गया है। खैर हम चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और है। हम्म, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। मैंने जैसे बताया कि चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है और वह पृथ्वी का उपग्रह है। ये हमारे पृथ्वी को सहचर और तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। जैसे मैंने बताया कि मंगल के पास है, पृथ्वी के पास है, बृहस्पति के पास है, शनि के पास है, यूरेनस के पास है, मतलब अरुण वरुण के पास है। चलिए अब सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि खगोलीय पिंड क्या होता है, जो भी चमकते हैं वो खगोलीय पिंड हो गए। और क्षुद्र ग्रह क्या होता है, जो कि अ, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच की जो पट्टी होती है उसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है, और ये सारे मिलकर, ठीक है, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है। तो क्वेश्चन बन सकता है इससे कि सौरमंडल का मुखिया कौन है, तो सूर्य है। अब सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। इसका खिंचाव बल इससे इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसमें एक खिंचाव बल भी है जिसके कारण से ये सौरमंडल में जो भी ग्रह हैं वो इधर उधर नहीं होते हैं, वह एक ही वृत्त में अपना परिभ्रमण करते रहते हैं। तो वह सूर्य में होने वाले, सूर्य में जो खिंचाव बल है उसके कारण से होता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, जैसा मैंने बताया। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मोटा मोटी ये लगभग लगा दिया है तो मोटा मोटी है। ठीक है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। जैसा मैंने बताया कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध हैं, उसके बाद सबसे नजदीक बुध हैं, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, फिर बीच में क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, फिर बृहस्पति आते हैं, फिर शनि आते हैं, फिर यूरेनस है और नेपच्यून। ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक दिया है, करो हम ऐसे ही याद कर लेंगे, कोई विशेष नहीं है इसमें। अब ये शब्द की उत्पत्ति के बारे में बता रहा है, जिसको देख लेते हैं। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा से एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जिनमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंधित में और अधिक जानकारी जानते हैं। देखिए वो यहाँ पे दे रहा है जियो, क्या है, जियो है, ठीक है। और जियो के साथ लगा दिया है लॉजी, लोजिया, ठीक है, जियोलॉजी, तो पृथ्वी का अध्ययन जिसको जियोलॉजी कहते हैं। जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन। जियोआइड, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, तो ये 3 शब्द हैं, जियोलॉजी, जियोलॉजिया, जियोमेट्रिया और जियोआइड। ठीक है, तो हम इसको भी देख लिए हैं। रात में आसमान को देख देख कर मनुष्य हमेशा से मोहित हुए हैं। तो रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं, जैसा हम सबको पता है। जो इसके बारे में खगोलीय पिंडों का और गति आदि का अध्ययन करते हैं उनको खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, आर्यभट्ट ईसवीं सदी से पहले हुए हैं, ठीक है, मतलब प्रथम शताब्दी से पूर्व के हैं शायद। और उन्होंने उस समय ही कहा था कि, क्या कहा था, कि सूर्य प्रकाश के सभी ग्रह जो हैं और चंद्रमा जो है परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। चलिए अब इधर देख लेते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य सूर्य का चक्कर लगाते हैं।
ये रास्ता दीर्घ वृत्ताकार में फैला हुआ है। अब देखिए क्या है ना कि ये कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम गोल ऐसे करके है, ठीक है, सॉरी गोल ऐसे नहीं है, लेकिन ये इसका जो रेखा है वो ऐसे दीर्घ वृत्ताकार, करने का मतलब ऐसे करके इसका वृत्ति है, ठीक है, और इसका ये क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। तो ये क्या कहलाती है, कक्षा कहलाती है, ठीक है। बुध सूर्य से सबसे नजदीक है, ये सब हम लोग को पता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, पृथ्वी परंतु ये पृथ्वी से थोड़ा छोटा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2026 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं, तो इनको इन्होंने बौने ग्रह की संज्ञा दे दी है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या जरूरी है। तो कहा है पृथ्वी के बारे में, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, तीसरा ग्रह है, और आकार के हिसाब से ये पांचवा ग्रह है। जैसे हमने बताया कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और उसके बाद पृथ्वी आता है, फिर शुक्र आता है, फिर मंगल आता है, फिर बुध आता है। तो ये आकार के हिसाब से हो गए, और दूरी के हिसाब से तो पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, और फिर मंगल है, फिर बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। यही कारण है कि इसके आकार भू आब कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो आकार है, यह आप देखो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह है, यह ध्रुवों के पास चपटी है। अब ध्रुव क्या होते हैं, तो इस में हम समझ सकते हैं कि ये जो फिगर है, इस फिगर में ये ऊपर का जो भाग है ये चपटा है, और नीचे का भाग, ठीक है, ये भी यहाँ पे चपटा हुआ है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, चपटा होने के कारण से ये क्या है, भूआब है, क्योंकि ये पूर्ण तरह गोल नहीं है, ठीक है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यह पानी एवं वायु उपस्थित, यहाँ पे क्या है, पानी एवं वायु उपस्थित है, और पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, ठीक है, क्योंकि इसमें वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन आदि मौजूद है, इसलिए इसको सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा गया है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी दो तिहाई सतह जो है वह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है, ये हम सब जानते हैं। तो ये एक पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 8 मिनट दिया है, परंतु इसका जो समय पूर्ण लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का ये समय लेता है, समझ रहे हैं। तो ये प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की गति है, और समझिए कि जो उसका उसको पृथ्वी पर सूर्य की जो प्रकाश है उसको पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो इसकी ये हमसे कितना दूर होगा, इसलिए कहा गया 15 करोड़ किलोमीटर लगभग कहा गया। ये देख लेते हैं कि नील नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, ठीक है। तो ये नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1969 में चंद्रमा की सतह पर पहली बार पहुंचने वाले थे। अब चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है, ठीक है। चंद्रमा जो है उसका व्यास क्या है, पृथ्वी के व्यास का सिर्फ एक चौथाई है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, इसलिए हमको बड़ा दिखता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आप अब आप ठीक है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो उसी को उपग्रह कहते हैं। तो जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, घूमता रहता है। ये सूर्य के चारों ओर नहीं घूमता, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसलिए उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह एवं कृत्रिम पिंड है। मानव निर्मित भी उपग्रह है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका प्रयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि है।
और भारत का पहला जो उपग्रह होगा आपको पता होगा, कौन है? आर्यभट्ट था। चलिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कारण है कि ये पृथ्वी पृथ्वी का भी चक्कर 27 दिन में लगा लेता है, और अपने अक्ष पर भी 27-28 दिन में ये क्या होता है? घूम जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये घूम रहा है, खुद भी घूम रहा है और पृथ्वी के चारों तरफ भी घूम रहा है। तो हम जब देखते हैं तो हमको चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब हम क्षुद्र ग्रह के बारे में देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह वही होते हैं जो बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह के बीच में अवस्थित होते हैं। ठीक है। असंख्य तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको अभी, क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए होते हैं। तो जो कि एक ग्रह का ही भाग होता है, बहुत वर्ष पहले विस्फोट होने के कारण वो टूट गए, अलग हो गए होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? कि क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है। ये यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, कुछ इसी प्रकार के हमारे क्षुद्र ग्रह दिखते हैं। ठीक है। अब उल्का पिंड के बारे में समझ लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और कौन चक्कर लगाता है? तो वह छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थरों के, उसी को उल्का पिंड कहा जाता है। अब आकाशगंगा को अब देख लेते हैं। ठीक है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है। तो ब्रह्मांड के निर्माण जब होता है तो उसमें बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर इसका निर्माण करती है। और आकाशगंगा है क्या? तो करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक क्या है? प्रणाली है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कि यहाँ पे क्या कहा गया है। तो क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल पर। अब ये फिगर है, इस फिगर को हम लोग देख लेते हैं। ये बीच में मान लीजिए पृथ्वी पर हम अवस्थित हैं। ठीक है। और ये जो पूरी पट्टियां हैं ये पृथ्वी हैं। ठीक है। सौरमंडल का एक हिस्सा जो है वह क्या है? एक भाग जो है वो पृथ्वी है। ठीक है। सौरमंडल जो है वो आकाश गंगा का एक भाग है। और आकाश गंगा क्या है? ब्रह्मांड। आकाश गंगा ब्रह्मांड का एक भाग क्या है? आकाश गंगा है। आकाश गंगा का एक भाग सौरमंडल है, और सौरमंडल का एक भाग पृथ्वी है। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो यही था आज के पहले चैप्टर का, ठीक है, सारांश। अब हम कोशिश करेंगे कि अगला चैप्टर जो है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, इसको समझेंगे। ठीक है। धन्यवाद।